7 साल के हो गए थे लेकिन स्कूल नहीं जाते थे। मुझे बोलने में बहुत कठिनाई होती थी, मैं इतना हिचकिचाती थी अंग्रेजी बोलने में क्योंकि आत्मविश्वास नहीं था। उस पर किसी भी सब्जेक्ट में नंबर अच्छे नहीं आते थे। जब स्टेज पे चढ़ी 2 लाइन के बाद पता नहीं क्या हुआ, कोई हंस रहा था, कोई मुंह दबा के हंस रहा था, कोई मजाक बना रहा था। सुन के एक बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि एक अजीब सी फीलिंग हुई कि मतलब क्या हूँ मैं, क्या समझते हैं सब मुझे कि मैं इंग्लिश नहीं आती है तो मेरे को हर कोई कुछ भी कह सकता है। तो ऐसी लड़की का आगे जाके क्या होता है। कल्पना करिए एक ऐसी लड़की की जो एक ऐसे स्कूल में पढ़ती है जहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, जहाँ अंग्रेजी मीडियम का तो कोई माहौल ही नहीं है, और वो इतनी ज़्यादा हिंदी मीडियम है कि वो पार्क को पार्क, वाटर का वाटर, स्कूल को स्कूल इस तरह से बोलती है। उसके साथ उसके नंबर भी अच्छे नहीं आते, उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, उसमें बहुत सारी हीन भावना है। जो भी देखता है वो ये कहता है ये आगे जाके क्या कर पाएगी, ये तो किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं है। तो ऐसी लड़की का आगे जाके क्या होता है। आज आपके सामने ऐसी ही एक लड़की खड़ी है। मैं हूं अनुपमा चंद्रा। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक किया, एक एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर हूं, इंग्लिश मेंटर हूं, इंग्लिश ऑथर हूं। तो आखिर मैंने ये सब कैसे कर लिया? जब सबने मुझे कह दिया कि कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो इसने कैसे कर लिया? आज मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी इस जर्नी को आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसी जगह पर हैं जहाँ मैं बहुत साल पहले थी। तो मेरी कहानी शुरू होती है यूपी के एक बहुत छोटे से शहर इटावा से। उस ज़माने में इटावा में चंबल के डाकुओं का बहुत ज़्यादा आतंक था, और मेरे पापा जिस डिपार्टमेंट में थे तो हमारे ऊपर अपहरण का खतरा हमेशा रहता था। इसकी वजह से हम स्कूल नहीं जाते थे। 7 साल के हो गए थे लेकिन स्कूल नहीं जाते थे। घर में ही जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ते थे, और घर में हिंदी बोलने का माहौल था, हिंदी में पढ़ने का माहौल था, तो जो भी कुछ सीखा वो हिंदी में सीखा। इसके बाद पापा का ट्रांसफ़र रायबरेली हो गया। रायबरेली भी एक बहुत छोटा सा शहर है, और रायबरेली पहुँचते ही हमें वहाँ के इकलौते अंग्रेज़ी स्कूल में डाल दिया गया, क्लास 1 में, यानी कक्षा 1 में। क्योंकि हम 7 साल के थे तो उम्र के मुताबिक हमें कक्षा 1 में डाल दिया गया। लेकिन हमने कभी स्कूल गए नहीं थे, हमने पढ़ाई करी नहीं थी, तो स्कूल को कोप अप नहीं कर पाए। 3-4 महीने में ही स्कूल वालों ने कहना शुरू किया या तो इसको नर्सरी में डालो या तो फिर हम नहीं रख पाएंगे। तो मेरे पापा ने कहा कि हम छोटी क्लास में तो नहीं डालेंगे, और वहाँ से हटा के हमें एक हिंदी मीडियम पाठशाला टाइप के स्कूल में डाल दिया, क्योंकि रायबरेली में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे स्कूल के। अब जो ये पाठशाला वाली स्कूल था, इसमें क्या था, नीचे बोरे बिछाकर हम लोग बैठा करते थे और हर चीज़ हिंदी में होती थी। सारी पढ़ाई, सारी बातचीत, सब कुछ हिंदी में होती थी। 5 साल मैंने इस स्कूल में पढ़ाई करी, और इन 5 सालों में मेरे अंदर वो सारी चीज़ें आ गई जिससे कि जो भी मेरे साथ बात करता था उसे 2 मिनट में पता चल जाता था कि मैं पूरी तरह हिंदी मीडियम हूँ। मेरा उच्चारण गलत था, मुझे बोलने में बहुत कठिनाई होती थी, मैं इतना हिचकिचाती थी अंग्रेजी बोलने में क्योंकि आत्मविश्वास नहीं था। उस पर किसी भी सब्जेक्ट में नंबर अच्छे नहीं आते थे, तो और भी ज़्यादा हीन भावना बढ़ती चली गई। इसके साथ एक और विकट समस्या थी कि स्कूल में तो हम पूरी तरह हिंदी मीडियम थे, लेकिन जब हम घर आते थे तो जो हमारे कॉलोनी में लोग रहते थे, जो फ्रेंड्स थे, वो सब उसी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ हम हटाए गए थे, यानी कि उस अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में। तो हमें वापस आके अंग्रेज़ी मीडियम लोगों से मिलना पड़ता था, और ज़्यादा हंसी बनती थी, मजाक बनता था। यहाँ तक कि हम जब खेलने जाते थे शाम को तो हमें देखकर और बच्चे कहते थे लो खो खो कबड्डी वाले आ गए, यानी कि खेल भी बटे हुए थे अंग्रेज़ी और हिंदी में। वो लोग हॉपस्कॉच खेलते थे जिसको हम स्टापू कहते थे, और हम और ज़्यादा कटते चले गए, यहाँ तक कि आत्मविश्वास पूरी तरह ख़त्म हो गया। एक सेंटेंस अगर अंग्रेज़ी का बोलना हो तो चाहे अंग्रेज़ी आती भी थी उतनी, हम बोल नहीं पाते थे, और इतने हड़बड़ा जाते थे कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते थे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार हम एक पिक्चर हॉल में गए मूवी देखने, तो थोड़ी देर से पहुंचे, अंधेरा हो चुका था, और हमें कुछ लोगों के आगे से होकर अपनी सीट तक जाना था। जैसे ही मैं आगे से होकर जा रही थी तो मेरा पैर डगमगा गया और मैं किसी के ऊपर गिर गई, और वहाँ हड़बड़ाहट में सॉरी कहने की जगह थैंक यू कह दिया। और उस जो भी वहाँ थे उन्होंने बोला इट्स माई प्लेजर, जो समझ में नहीं आया, लेकिन ये समझ में आया कि बहुत बड़ा कांड हो गया है, मूवी बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाए। तो ये हालत थी। बढ़ते 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 ये छटपटाहट इतनी बढ़ गई कि जब मेरा बर्थडे आया और मेरे मम्मी पापा ने पूछा कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैंने कहा मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए, कोई ड्रेस नहीं चाहिए, कोई भी तोहफा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दो,
क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंच गई तभी मेरी ज़िंदगी सुधरेगी, नहीं तो नहीं सुधरेगी। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कि हिंदी मीडियम होना कोई अपराध है। मतलब एक सिर्फ भाषा का ज्ञान नहीं था कि अंग्रेज़ी नहीं आती, ऐसा लगता था कि अगर आप हिंदी मीडियम है तो आपकी परिभाषा ये है कि आप गंवार हैं, आप कमज़ोर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक भावना आती थी अंदर से जिसको मैं तोड़ना चाहती थी। और मुझे अपनी मन चाही मुराद मिल गई। मेरे पापा का ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया। लखनऊ हुआ तो सबसे पहले पापा ने मेरी मुराद को ध्यान में रखते हुए मुझे एक इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया। बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला क्योंकि रिपोर्ट कार्ड भी अच्छे नहीं थे, अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी, पर एडमिशन हो गया। मैं बहुत खुश थी कि भाई जो मैं चाहती थी वो हो गया, अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उस स्कूल में जाना शुरू किया। जब वहाँ पहुँची तो एक नई तरह की समस्या सामने आ गई। इस स्कूल में तो सब इंग्लिश बोलते थे और सिर्फ इंग्लिश बोलते थे, और मेरे अंदर ना तो आत्मविश्वास था, ना मुझे ही उतनी इंग्लिश आती थी। मैं जब कोशिश करती थी कि उन लड़कियों के साथ घुलूँ मिलूँ लंच टाइम पर या किसी और टाइम पर, तो जब मैं पास जाती थी तो मुझे अक्सर सुनाई देता था HMT यानी कि हिंदी मीडियम टाइप, या कभी कभी कोई कहता था अरे अब हिंदी में बात करो, अब हिंदी में बात करो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खलती थी। लगता था कुछ हो जाए जिससे कि हम अंग्रेज़ी सीख जाएं। वहाँ पर हमारी एक इंग्लिश टीचर थी जो लाइब्रेरियन भी थी। उन्होंने देखा कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए बहुत बेताब हूँ और कुछ करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं किताबें दूंगी, तुम लाइब्रेरी पीरियड में आओ, अदरवाइज़ भी आया करो, और तुम किताबें पढ़ना सीखोगी तो तुम्हारी इंग्लिश सुधर जाएगी। उन्होंने मुझे किताबें देनी शुरू करी और वाकई में किताबों में मज़ा आने लगा। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या थी कि हम 7वीं कक्षा में थे और हमें किताबें दी जाती थी तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चे जो कहानियाँ पढ़ते थे, क्योंकि हमारा वही लेवल था और इस पर भी बाकी लोग मजाक बनाते थे। एक दिन मुझे याद है कि मैं लाइब्रेरी में उन अलमारियों को देखने लगी किताबों की जो मेरी क्लास के लोग लेकर पढ़ते थे। मुझे तो तीसरी चौथी की किताबें मिलती थी। तो जब मैं उस अलमारी को देख रही थी तो किसी ने मुझे कहा अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी तो उधर है ना जो 3rd 4th क्लास की किताबें हैं। सुन के एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि एक अजीब सी फीलिंग हुई कि मतलब क्या हूँ मैं, क्या समझते हैं सब मुझे कि मैं इंग्लिश नहीं आती है तो मेरे को हर कोई कुछ भी कह सकता है, किसी भी तरह मेरी बेइज्जती कर सकता है। बहुत बुरा लगा। बहुत मन में आया कि किसी भी तरह मैं करके दिखा दूंगी, इनसे आगे वाली अलमारियों की किताबें पढ़ के दिखा दूंगी। फिर क्या होता था, हमारे स्कूल में बहुत सारे कार्यक्रम होते थे जिसमें बच्चों को बोलने का मौका मिलता था स्टेज पे। अंग्रेज़ी की स्पीच होती थी, डिबेट होते थे, पोइट्री लोग लिखकर बताते थे। तो वो देखकर मुझे लगता था कि मैं भी स्टेज पे चढ़ूं और इस तरह से बोलूं, लेकिन हिम्मत नहीं थी क्योंकि आत्मविश्वास नहीं था और अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी। सारे कार्यक्रम ज़्यादातर अंग्रेज़ी में होते थे। एक दिन मुझे लगा कि कुछ भी हो मैं स्टेज पर बोलूँगी, और उन्हीं दिनों एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हुआ जिसमें हमारे स्कूल को किसी और स्कूल में जाना था और वहाँ पर स्पीच, डिबेट, पोइट्री ये सब कहना था स्टेज पे। मेरा बहुत मन था कि मैं उस कॉम्पिटिशन में जाऊँ। मैंने 4 दिन तक सिर्फ इस चीज़ की तैयारी करी कि मैं मैम को जाकर कैसे कहूँगी कि मेरा नाम लिख दो, इंग्लिश में बोलना था। तो मैंने 4 दिन तैयारी करी कि मैं ऐसे बोलूँगी, मैं ये कहूँगी, वो ये कहेंगी तो मैं ये कहूँगी, सब कुछ इंग्लिश में एक रिहर्सल किया और बड़ी हिम्मत जुटा के आखिरी दिन था जब नाम देने का, तो वहाँ पहुँची और उनको जाके कहा कि भी मैं इस इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। उन्होंने देखा और बोला तुमने तो यहाँ पे भी कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तुम तो स्कूल के स्टेज पर भी कभी चढ़ी नहीं हो, तो तुम कहाँ वहाँ जाके कुछ बोलोगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं लिख के याद करके बोल लूँगी, मुझे पता है कि मैं बोल लूँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इंटर स्कूल में तो हम ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि मान लो वहाँ कुछ हो गया तो पूरे स्कूल की बेइज्जती हो जाएगी, ये स्कूल की इज्जत का सवाल है। तो सिर्फ वो बच्चे जाएंगे जो स्टेज पे बहुत कॉन्फिडेंट हैं या स्टेज पे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी। ये जो बात कही गई ये सिर्फ बुरी नहीं लगी, ये इस कदर खल गई कि क्या मैं इतनी बेकार हूँ कि मेरे जाने से स्कूल की बेइज्जती हो जाएगी। ये चीज़ दिमाग में बहुत ज़्यादा असर कर गई। और यहाँ पर उस दिन जब ये बात लगी, ये बात खली, तो यहाँ पर कुछ असर हो गया। जो एक छोटा मोटा सा ड्रीम था कि भाई मैं इंग्लिश सीख जाऊँ, वो जुनून एक पागलपन, एक दीवानगी में बदल गया। रात दिन अब ये लगने लगा कि किस तरह स्टेज पे चढ़ जाएं और स्टेज तोड़ दें। आज ये जो लोग कह रहे हैं कि बेइज्जती हो जाएगी, वो कल ये कहें कि इसको भेजो, ये इज्जत कमा के लाएगी हमारे स्कूल की। तो ये जब दीवानगी हुई, जब पागलपन एक सवार हुआ, तो क्या होता है जब आपको कोई जुनून चढ़ता है ना,
तो आपका दिमाग तर्क वितर्क करना बंद कर देता है। उसके बाद सारे निर्णय उस जुनून से होते हैं। आपका डर, आपकी आत्मविश्वास की कमी, आपकी हीन भावना कुछ भी सामने नहीं आती, सिर्फ वो जुनून सामने आता है। और यही हुआ। मैंने सोचा अब कुछ भी हो जाए, मेरा चाहे कितना भी मजाक बने, मैं तो स्टेज पे चढ़ूंगी। और जितने भी कार्यक्रम उसके बाद स्कूल में हुए, मैंने उसमें अपना नाम देना शुरू किया और मैंने स्टेज पे चढ़ना शुरू किया। जब पहली बार चढ़ी, बहुत तैयारी करके गई थी, बहुत तैयारी करके गई थी, पूरी स्क्रिप्ट याद करके गई थी, 10, 20, 30 बार रिहर्सल करके गई थी। लेकिन जब स्टेज पे चढ़ी, 2 लाइन के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम ब्लैंक हो गई। मुझे हिंदी में याद आ रहा था कि मुझे क्या क्या बोलना है, लेकिन मैं उसको इंग्लिश में नहीं बोल पा रही थी। 2 मिनट तक वहाँ स्टेज पर ऐसे खड़ी रही, बिना बोले, बिना कुछ करे। कोई हंस रहा था, कोई मुंह दबा के हंस रहा था, कोई मजाक बना रहा था और कोई तरस वाली बातें कह रहा था, जैसे बेचारी कोशिश कर रही है लेकिन इससे होता तो है नहीं है, इस तरह की। और मुझे लगा कि मैं स्टेज पे ही रोने लग जाऊंगी। और जब मुझे ये ख्याल आया कि मैं स्टेज पे ब्रेक डाउन कर जाऊंगी, रोने लग जाऊंगी, तो मैं उतर के सीधे वॉशरूम चली गई, क्योंकि उससे ज़्यादा सहने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। घर आई, घर आने पर भी ये चीज़ रात दिन परेशान करती रही। और फिर मैंने अपने अंदर में सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि मैं अपने पापा को कह दूं कि भाई मुझे वापस किसी हिंदी मीडियम में डाल दो, ये इंग्लिश मीडियम मेरे बस का नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है कि उस सिचुएशन में कूद जाऊं, उस स्टेज पे कूद जाऊं और जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैंने सेकंड ऑप्शन चुना, क्योंकि मुझे जुनून, पागलपन, दीवानगी चढ़ी हुई थी। जैसे ही सेकंड ऑप्शन चुना और मैं स्टेज पे आए दिन चढ़ने लगी, जो कुछ भी मौका मिलता था स्टेज पे चढ़ जाती थी। बहुत दिन तक बहुत मजाक बना, बहुत दिन तक लोगों के ताने सुने, लेकिन फिर इम्प्रूव होने लगा, सही होने लगा मामला। अब स्टेज पे बोलने की हिम्मत आ गई। लेकिन फिर मुझे लगा कि लोग ना बड़ा अच्छा बोलते हैं, इतने अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करते हैं, उनके पास इतने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो कि वो सेंटेंस में डालते हैं, तो सेंटेंस का मज़ा आ जाता है। लेकिन मेरे पास नहीं थे। तो मैंने कहा अब मुझे अपना शब्दकोश दिमाग में बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाऊँ मैं अपने शब्द? ज़्यादा किसी से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि अक्सर लोग मुझे हंसी में टालते थे, अरे रहने दो, अरे छोड़ो। तो मैंने कहा डिक्शनरी सबसे अच्छा सोर्स है अपने शब्द बढ़ाने का। तो मैंने डिक्शनरी उठाई और उसी जुनून ने मुझे कहा, जो वो चीज़ अंदर खल गई थी, एक कांटे की तरह मुझे चुभती थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसने कहा कि डिक्शनरी पढ़ लो, याद कर लो, तो शब्दों की कमी नहीं रहेगी। और मैंने डिक्शनरी को पूरा का पूरा याद करने की कोशिश करी अपने बल पे, क्योंकि मैंने सोचा इस बार अपनी मदद, अपनी शक्ति मैं खुद ही बनूंगी, किसी को कह के हंसी बनवाने से क्या फ़ायदा है। तो रोज़ 10 से 12 शब्द कई महीनों तक मैं याद करती रही, 10 से 12 नए शब्द। और इस डिसिप्लिन को मैंने नहीं तोड़ा। 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, और मेरी पकड़ आ गई शब्दों पर। अब शब्दों पे पकड़ आ गई, अच्छा लिखने लगी। लेकिन अगली प्रॉब्लम क्या आई? उच्चारण की। भारी भारी शब्द तो सीख लिए, अब उनको किस तरह से ठीक बोला जाता है ये मुझे नहीं आता था। डिक्शनरी में बताया जाता है, लेकिन जब आप हिंदी मीडियम होते हैं तो उस चीज़ को अच्छी तरह नहीं पकड़ पाते हैं। अब इसके लिए पापा से पूछा कि अब सब तो कर रहे हैं हम, लेकिन हमारा उच्चारण ठीक हो, उसके लिए हम क्या करें? तो उन्होंने कहा तुम इंग्लिश की पिक्चरें देखो और सबटाइटल्स के साथ देखो, और ना सिर्फ उच्चारण पकड़ने की कोशिश करो, बल्कि उनका एक्सप्रेशन, उनका हाव भाव, वो किस तरह से बोलते हैं, उसको भी पकड़ने की कोशिश करो, उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो मूवी देखने में तो खैर मज़ा भी आता था, तो मूवीज़ देखनी शुरू करी और उच्चारण के साथ साथ हाव भाव, एक्सप्रेशन पकड़ने शुरू किए। जैसे मुझे अभी तक याद है कि एक बहुत पुरानी पिक्चर है गॉन विद द विंड, उसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो मुझे उस समय भी बहुत पसंद था। तो मैं उसको बार बार शीशे में देख के उसी हाव भाव में बोलने की कोशिश करती थी। तो डायलॉग क्या है? फ्रैंकली माई डियर आई डोंट गिव अ डैम। तो उसको जब हम हाव भाव के साथ बोलते थे तो कैसे बोलते थे? फ्रैंकली माई डियर आई डोंट गिव अ डैम। तो इस तरह की चीज़ें जब हमने करनी शुरू करी, बार बार मूवी के डायलॉग उसी स्टाइल में बोलने शुरू किए, तो उच्चारण भी ठीक होने लगा। उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन। पहले मैं प्रोनाउंसिएशन बोलती थी, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि वो प्रोनाउंसिएशन होता है। तो खैर सीख लिया, उच्चारण भी सीख लिया। अब हिंदी मूवीज़ पर आ गए, मज़ा आने लगा मूवी को इन्वॉल्व करके अपनी इंग्लिश लर्निंग में। हिंदी मूवी को हम मज़े लेने के लिए करते थे, जैसे कि कोई गाना पकड़ लिया, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं मैं, मेरा भाई और कुछ दोस्त। अब एक गाना चलता था उस समय, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। तो हमने उसको क्या ट्रांसलेट किया? कर्टन इज़ कर्टन,
बिहाइंड द कर्टन देयर इज अ ड्रंक कर्टन, क्योंकि पर्दा नशी का ठीक मतलब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसी तरह शोले के डायलॉग्स पकड़े, अरे कितने आदमी थे, हो हाउ मेनी मैन वर देयर, जस्ट सिंपल चीज़ें। लेकिन जो ये फन इंट्रोड्यूस हुआ, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इंग्लिश बोझ नहीं लगने लगी, इंग्लिश में मज़ा आने लग गया, और अब सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई। हमारे पास वर्ड्स थे, हमारे पास प्रोनाउंसिएशन था, तो अब हमें लगता था कि हमें कोई एक मौका ऐसा मिले कि लोग वाह वाह कर उठें कि भाई वाह क्या इंग्लिश है। और ये मौका मुझे मिला जब मैं 10th के बाद मेरे फादर का ट्रांसफ़र बरेली हो गया। वहाँ पर हम एक नए स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ, केंद्रीय विद्यालय था। अब एक नए स्कूल का फ़ायदा ये था कि वहाँ किसी को पता नहीं था कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ। वहाँ के लिए तो मैं सिर्फ एक कॉन्वेंट से आई हुई लड़की थी, तो मैं वहाँ बढ़ चढ़ के हर एक चीज़ में हिस्सा लेती थी जहाँ पे भी स्पीच देने का मौका मिले, और बड़े बड़े शब्द यूज़ करती थी। एक दिन महात्मा गांधी के ऊपर एक स्पीच देनी थी और मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो मैंने उस स्पीच को लिखा, बहुत अच्छे से लिखा, बहुत अच्छे शब्द लिखे, लेकिन एक पर्टिकुलर सेंटेंस यूज़ किया उसमें मैंने, जो मैं आपको बताती हूँ। द ट्रू मेजर ऑफ अ मैग्नानिमस हार्ट एंड स्पिरिट इज़ नोन बाय अक्यूट पेन्यूरी और एक्सट्रीम एफ्लुएंस। जब ये वाली लाइन बोली महात्मा गांधी के लिए, तो तालियां बजने लगीं, और जो वो तालियां उस दिन बजनी शुरू हुई तो वो फिर कभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मैं कहीं भी रही, अपने सर्विस करियर में थी, एज एन इंग्लिश मेंटर हूँ, ऑथर हूँ, हर जगह मुझे ये पूछा गया आपकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी कैसे है, आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो ये जो चीज़ थी जिसके लिए मैं पीछे हमेशा भागती रहती थी, वो मेरी पूरी हो गई। और अब मैं आपको वो 4 चीज़ें बताती हूँ जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छी अंग्रेज़ी सीखनी है। सबसे पहले चीज़ है हैबिट रीडिंग की। जितनी ही आप अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ेंगे और जितनी ही किताबों को आप साथ में डिक्शनरी रख के समझेंगे, आपकी इंग्लिश बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। दूसरी चीज़ है रिस्क लेना, यानी कि हम लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारा मजाक बनाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। उस डर को साइड करो और रिस्क लो। हर रोज़ एक रिस्क लो कि मैं लोगों के सामने अंग्रेज़ी बोलूँगा, मैं स्पीचेस दूंगा, मैं जहाँ पे डिबेट में मौका मिलेगा मैं वहाँ जाऊँगी। क्योंकि जब आप रिस्क लेते हो इस तरीके का, जब आप अपने आप को एक्सपोज कर देते हो कि हाँ मेरा मजाक बनाओ लेकिन मैं तो फिर भी बोलूँगी, तब आपकी भाषा सुधरनी शुरू होती, क्योंकि भाषा को प्रैक्टिस चाहिए। जितना ही आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी भाषा सुधरेगी। तीसरी चीज़ है कि आप जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाइए जिसमें मज़ा भी आता है, क्योंकि आप वो चीज़ सबसे ज़्यादा आराम से सीखते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है। जब तक वो बोझ लगती रहती है आप उतनी अच्छी तरह नहीं सीख पाते। और जो लास्ट मेरी टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो पहला सवाल हमारे मन में ये होता है कि मैं सीख पाऊंगी या नहीं, मैं कर पाऊंगी या नहीं। इस सवाल को बदलो, इसकी जगह सवाल ये पूछना शुरू करो कि मैं इंग्लिश कैसे इंप्रूव करूंगी, मैं इंग्लिश में मास्टर कैसे बनूंगी। बजाय ये पूछने के कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, ये पूछो कि मैं कैसे करूंगी। ये 4 चीज़ें अगर आप अप्लाई करोगे कि आप इंग्लिश फर्राटेदार बोलो, फ्लुएंट बोलो और ऐसी बोलो कि लोग इम्प्रेस हो जाए। और दूसरी चीज़ है कि मैं जानती हूँ कि जो एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनका मजाक बनता है, उनको लोग ताने देते हैं, उनके लिए आलोचना होती है, उनका मखौल उड़ाया जाता है। ये चीज़ें बहुत खलने वाली हैं, आपको चुभ जाती हैं, लेकिन यही आपकी स्ट्रेंथ है। जब आपको कुछ खलता है ना तो रो मत, सिचुएशन को छोड़ के भागो मत, उस सिचुएशन में कूद पड़ो और बोलो और बनाओ मेरा मजाक, और मेरे आलोचना करो और मुझे ताने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश सीखनी है। और फिर जैसे मैं सोचती थी कि एक दिन मैं इन मजाक करने वालों के सामने ऐसा सेंटेंस बोल के निकल जाऊंगी कि ये बोलेंगे अरे ये क्या कह गई, डिक्शनरी लाओ, समझ में नहीं आया। ऐसा आपके साथ भी होगा, क्योंकि जब आपको दिल में कोई कांटा चुभता है, जैसे कोई बेइज्जती होती है, जब कुछ बहुत ज़्यादा खल जाता है, तो उसको अपना जुनून बनाओ, उसको अपना पैशन बनाओ, उसको अपना पागलपन, अपनी दीवानगी बनाओ, क्योंकि वही चीज़ आपको एक दिन वहाँ ले जाएगी जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। क्योंकि जब तक कुछ खलेगा नहीं तो कुछ बनेगा नहीं। थैंक यू। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा।
मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ मैं उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.